नमस्कार, बीटीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। बीटीवी न्यूज की हेडलाइन के प्रायोजक हैं जायसवाल हीरो। जायसवाल हीरो आपके अपने शहर बालाघाट में हीरो कंपनी की बाइक एवं मोपेड गाड़ियों का भव्य शोरूम। जायसवाल हीरो बाइक की श्रृंखला में हीरो कंपनी की एक और नई शुरुआत, हीरो एक्सट्रीम 160R। जी हाँ, हम लेकर आए हैं हीरो एक्सट्रीम 160R, स्पोर्टी और मस्कुलर स्ट्रीट फाइटर मोटरसाइकिल। इसमें प्रोग्राम्ड F2 160cc इंजन और 14 सेंसर्स के साथ एक्सेंस टेक्नोलॉजी, ज्यादा माइलेज और कम मेंटेनेंस, इजी फील्ड स्टार्ट और इंजन की लंबी लाइफ। एक्सट्रीम 160R में आपको फुल LED पैकेज का लेटेस्ट फीचर मिलेगा, 7 स्टेप एडजस्टेबल मोनोशॉक सस्पेंशन और चौड़ा रेडियल रियर टायर। इसमें आपको 2 वेरिएंट मिलेंगे, सिंगल डिस्क, डबल डिस्क, 5 साल इंजन की वारंटी और 5 सर्विसिंग फ्री। तो अब सोच क्या रहे हैं, फौरन चले आइए जायसवाल हीरो। हमारा पता है जायसवाल हीरो, अंबेडकर चौक, डिग्री कॉलेज रोड, बालाघाट। मोबाइल नंबर 9425822335, 7290035447। दशहरा पर्व को लेकर हुई बैठक संपन्न। कलेक्टर और एसपी की मौजूदगी में हुई बैठक। आयोजन समिति ने दशहरा पर्व नहीं मनाने का लिया निर्णय। नगर में नहीं निकलेगा चल समारोह और नहीं होगा रावण दहन। कोरोना संक्रमण को देखते हुए लिया गया निर्णय। 15 अक्टूबर को आदिवासी समाज का होगा महाआंदोलन। आंदोलन को लेकर प्रशासन ने की तैयारी। 5000 से अधिक लोगों के शामिल होने की संभावना। 9 सूत्री मांगों को लेकर सामाजिक पदाधिकारी सौंपेंगे ज्ञापन। कोतवाली पुलिस ने पकड़ा नशीली दवाइयों का जखीरा। लगभग 10 पेटी नशीली दवाइयों को किया गया जब्त। वारदातों पर रोक लगाने पुलिस कर रही है कार्यवाही। दवाइयों के संबंध में पुलिस कर रही है लगातार पूछताछ। और अब समाचार विस्तार से। जिला मुख्यालय में मनाया जाने वाला दशहरा पर्व रावण दहन को लेकर आज बुधवार को कलेक्टर व पुलिस अधीक्षक की प्रमुख मौजूदगी में आयोजन समिति महावीर सेवा दल समिति के पदाधिकारियों की बैठक संपन्न हुई, जिसमें समिति के सदस्यों ने कोरोना महामारी के चलते इस वर्ष दशहरा चल समारोह नहीं निकालने व रावण दहन नहीं करने का निर्णय लिया है, जिसके चलते हर वर्ष जिले में भव्य रूप से मनाए जाने वाला दशहरा पर्व नहीं मनाया जाएगा। गौरतलब है कि हर वर्ष जिला मुख्यालय में दशहरा पर्व बड़े ही धूमधाम से हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता था। श्री राम के परम भक्त हनुमान का स्वरूप धारण करने वाला साधक दशहरा पर्व पर निकलने वाले विशाल चल समारोह का आकर्षण रहता था। चल समारोह और दशहरा पर्व को देखने नगर मुख्यालय सहित जिले के ग्रामीण अंचलों के करीब 40 से 50 हजार लोगों की भीड़ दशहरा पर्व को देखने रावण दहन स्थल पर जमा होती थी। लेकिन इस वर्ष कोविड-19 के चलते जिले और प्रदेश में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को देखते हुए आयोजन समिति द्वारा दशहरा पर्व नहीं मनाने का निर्णय लिया गया है और श्री राम मंदिर में छोटे से गर्भगृह में ही हनुमान जी के स्वरूप की पूजा की जाएगी। समिति के द्वारा ये भी निर्णय लिया गया है कि हनुमान का स्वरूप धारण करने वाले शिवम सचदेवा, जिसका इस वर्ष नंबर था, वे ही आने वाले वर्ष के दशहरा पर्व के चल समारोह के हनुमान का रूप धारण करेंगे। इस दौरान महावीर सेवा दल के पदाधिकारी कुलदीप सिंह गांधी ने कहा कि आज दशहरा पर्व को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक संपन्न हुई, जिसमें दशहरा पर्व नहीं मनाने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में हर जगह दशहरा पर्व मनाया जाता है, उससे विपरीत बालाघाट का दशहरा बहुत बड़ा होता है। यहाँ 30 से 40 हजार लोग शामिल होते हैं। इसमें किसी तरह का चल समारोह निकालते हैं तो किसी को रोक पाना संभव नहीं है। जिले और प्रदेश में कोरोना संक्रमण फैला हुआ है। संक्रमण के चलते 1-2 दिन पहले ही 2-3 लोगों की मौत हो गई है। ऐसी स्थिति को देखते हुए चल समारोह नहीं निकाला जाएगा और रावण भी नहीं जलाया जाएगा और मुकुट की पूजा भी नहीं होगी। मंदिर में छोटे से गर्भगृह में हनुमान जी के छोटे से स्वरूप की पूजा की जाएगी। आने वाले वर्ष में भव्य रूप से दशहरा मनाया जाएगा। दशहरा के आयोजन में जैसा कि मध्य प्रदेश में हर जगह दशहरा मनाया जाता है, उससे विपरीत बालाघाट का दशहरा बहुत बड़ा होता है। यहाँ 30 से 40 हज़ार लोगों की उपस्थिति रहती है और इसमें अगर किसी प्रकार का हम चल समारोह निकालते हैं तो लोग इतने इकट्ठे होते हैं कि उनको रोक पाना बहुत मुश्किल रहता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोविड की वजह से संक्रमण फैला हुआ है
और संक्रमण की वजह से भी 1-2 दिन पहले भी 2-3 लोगों की बालाघाट में मृत्यु हो चुकी है। तो ऐसी स्थिति को देखते हुए दशहरा चल समारोह का जुलूस निकाला जाना उचित नहीं है। तो क्या रावण भी नहीं जल पाएगा क्या? नहीं, रावण भी नहीं जला है। आज श्रीमान कलेक्टर महोदय, श्रीमान एसपी साहब और श्रीमान एसडीओ साहब की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन किया गया था कलेक्टर परिसर में, जिसमें सर्वसम्मति से ये निर्णय लिया गया है कि दशहरा चल समारोह नहीं निकाला जाएगा। एक परंपरा थी, तो क्या मुकुट की पूजा की जाएगी? क्या एक परंपरा जो होती है वो समय के हिसाब से बदलती रहती है। इतनी बड़ी महामारी में अगर हम इस परंपरा को लेके चलेंगे और अगर इस जुलूस के दौरान या मुकुट पूजा के दौरान कोई संक्रमित व्यक्ति मंदिर में प्रवेश करता है और उसकी वजह से कई लोगों में संक्रमण फैल जाता है, तो बालाघाट मध्य प्रदेश में शायद टॉप में आ जाएगा, क्योंकि 40 से 50 हज़ार लोगों का मतलब जुलूस होता है, तो उसमें 2-4-5 हज़ार लोगों का संक्रमित होना कोई बड़ी भारी बात नहीं है। इसीलिए तय किया गया है कि मंदिर में हनुमान जी के गर्भगृह में छोटे से स्वरूप की पूजा की जाएगी विधि विधान। इस बारे में गुलशन सिंह भाटिया ने कहा कि समिति के द्वारा कोरोना संक्रमण को देखते हुए चल समारोह नहीं निकाले जाने का निर्णय लिया गया है। इस वर्ष जो हनुमान का स्वरूप धारण करने के लिए शिवम सचदेवा का नंबर था, वो ही आने वाले वर्ष में हनुमान का स्वरूप धारण करेंगे। आज मंदिर में ये निर्णय हुआ है कि हम लोग कलेक्टर साहब के साथ ये निर्णय हुआ है कि आज हम लोग को सब समिति के लोगों ने मिलकर ये किया है कि हम लोग किसी प्रकार का भी चल समारोह नहीं करेंगे जिससे कोरोना का संक्रमण बढ़ सके और हमारे बालाघाट के ऊपर कोई ऐसी आपत्ति आए। इसको देखते हुए हम लोगों ने ये निर्णय लिया कि मंदिर में ही हम लोग पूजा करेंगे और स्वरूप को नहीं निकालेंगे, और जो भी स्वरूप का कार्यक्रम अगले साल जोर शोर से अच्छे से मनाएंगे पूरे हर्षोल्लास से। नंबर है जो जिसका नंबर है शिवम सचदेवा जी, और अगले साल ही हनुमान जी का स्वरूप धारण करेंगे। ये सब निर्णय कलेक्टर साहब के समझ हुआ है और एसपी साहब बैठे थे, और हम लोगों ने समिति के सब लोगों ने ये सर्व मान लिया है कि इस बार भी हम शांतिपूरी तरीके से और ज़्यादा कोई हर्षोल्लास से ना मनाते हुए मंदिर का जो नियम है वो करें। बैठक में कलेक्टर दीपक आर्य, पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी, एसडीएम केसी बोपचे सहित महावीर सेवा समिति के पदाधिकारी मौजूद रहे। सर्व आदिवासी समाज संगठन द्वारा अपनी 9 सूत्री मांगों को लेकर जिला मुख्यालय में 15 अक्टूबर को लोकतांत्रिक आंदोलन किया जा रहा है। इस दौरान स्थानीय उत्कृष्ट स्कूल मैदान से एक रैली निकालकर कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर कलेक्टर को मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा जाएगा। आंदोलन में जिले के अलावा अन्य राज्यों के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। इस आंदोलन को विभिन्न सामाजिक संगठनों द्वारा भी समर्थन दिया गया है। आंदोलन को लेकर सुरक्षा व शांति व्यवस्था को लेकर जिला प्रशासन व पुलिस प्रशासन द्वारा भी व्यापक तैयारियां की गई हैं। गौरतलब है कि आदिवासी समाज संगठन द्वारा झामसिंह धुर्वे की हत्या के मामले की न्यायिक जांच कराने और दोषियों पर कड़ी कार्यवाही किए जाने सहित आदिवासियों की 9 सूत्रीय मांगों को लेकर 15 सितंबर को भव्य आंदोलन कर ज्ञापन सौंपा गया था, जिसमें आदिवासी समाज के विधायक और जनप्रतिनिधि सहित हजारों की संख्या में सामाजिक संगठन के लोग एकत्रित हुए थे। लेकिन शासन प्रशासन द्वारा अब तक मांगों पर अमल नहीं करने से फिर 15 अक्टूबर को आंदोलन कर ज्ञापन सौंपा जाएगा, जिसको लेकर आदिवासी संगठन द्वारा पूर्व में बैठक कर आंदोलन को लेकर रणनीति तैयार की गई है। वहीं प्रशासन द्वारा भी आंदोलन को देखते हुए सुरक्षा को लेकर इंतजाम किए गए हैं। इस संबंध में आदिवासी विकास परिषद जिला अध्यक्ष भुवन सिंह कोराम ने बताया कि अपने हक अधिकार की लड़ाई को लेकर 15 अक्टूबर को आदिवासी समाज संगठन द्वारा लोकतांत्रिक आंदोलन किया जा रहा है, जिसमें करीब 10,000 लोगों के शामिल होने की संभावना है। उन्होंने कहा कि 15 सितंबर को 9 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया था, लेकिन अब तक मांगों पर अमल नहीं किया गया है। रैली उत्कृष्ट स्कूल मैदान से निकाली जाएगी, जो कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर मांगों का ज्ञापन सौंपेगी। इस दौरान सामाजिक संगठन के लोगों से असंवैधानिक गतिविधियां न करने की अपील की गई है और आंदोलन शांतिपूर्ण होगा। कितने लोग आने की संभावना है? हमारी कम से कम 10,000 लोग, हमारे पूरे जिले के लोग यहाँ पे पहुँचेंगे अपने हक अधिकार की लड़ाई के लिए। क्या क्या मांगे हैं आपको? मांगे हमारी ये है कि हमारे जिस प्रकार से 9 बिंदु हमने पिछले 15 सितंबर को जो मांग रखी थी, उसमें से एक भी मांग पूरी तरह से सरकार ने मानी नहीं है। अभी उस पर कुछ कार्रवाई होने का ऐसा कुछ विश्वास हमें मिला नहीं है, और वो पूरी कार्रवाई के साथ साथ में जितनी भी हमारे संवैधानिक अधिकार हैं उनकी लड़ाई है, जिसमें वन अधिकार अधिनियम है, भू संहिता है और एट्रोसिटी के ऊपर है, और हमारे जो कर्मचारी अधिकारी हैं उनको जिस प्रकार से प्रतिनिधित्व तो नहीं मिल रहा है, उनके साथ भेदभावपूर्ण जो प्रशासन रवैया रखती है उसके खिलाफ है। और हमारे साथ में छात्र लोग हैं
छात्रों को जिस प्रकार से उच्च शिक्षाओं में जो प्रवेश है और छात्रवृत्ति और उसके साथ में आवासीय भत्ता में अनियमितताएं होती हैं, वो हमारी मूल्य मांग है। और खनिज जो अनुसूचित क्षेत्रों में गौण खनिज निकालने का जिस प्रकार से प्रशासन सामान्य वर्ग के लोगों को ठेके दे रही है, उसके खिलाफ भी हम लोग आवाज़ उठाना चाह रहे हैं। आंदोलन को लेकर अपर कलेक्टर फ्रैंक नोबल ए ने कहा कि 15 अक्टूबर को जो रैली निकाली जा रही है उसे लेकर रैली का रूट निरीक्षण किया गया है। रैली में करीब 3000 से 4000 लोगों के शामिल होने की संभावना है, जिसको लेकर प्रशासन द्वारा भी व्यापक तैयारियां की गई हैं। निरीक्षण क्या कैसा निरीक्षण रहेगा? ये कल जो रैली होने वाला है, उस रैली के लिए जो रूट है उस रूट का निरीक्षण कर रहे हैं, उसकी तैयारी कर रहे हैं। तो कल रैली 30 तारीख तक समाप्त होगी। सर, कितने लोग रैली में सम्मिलित होने की संख्या क्या? जो संभावित है, जो ज्ञापन अनुसार उनका कहना है कि लगभग 3000 से 4000 के आसपास की भीड़ रहेगी। तो उसके अनुसार हमने अपने पॉइंट्स भी लगाए। जिले में तेजी से नशीली दवाइयों के सेवन के चलते अपराध बढ़ती जा रही है। यहाँ सस्ती व आसानी से नशीली दवाइयां मिलने के चलते युवा वर्ग सेवन कर नशे की हालत में हत्या जैसे जघन्य अपराध को अंजाम दे रही है। इसे रोकने के लिए कोतवाली पुलिस भी लगातार कार्यवाही कर रही है। पुलिस ने 6 अक्टूबर को नगर के किराना दुकान से 300 नशीली गोलियां जब्त करने के बाद मंगलवार को बड़ी कार्यवाही की है। जानकारी के अनुसार मंगलवार की शाम कोतवाली पुलिस को सूचना मिली कि सरस्वती नगर निवासी एक युवक नशीली दवा को लेकर बाहर जा रहा है। सूचना पर सीएसपी कर्णिक श्रीवास्तव, टीआई मनशाराम रोमड़े ने टीम के साथ मौके पर दबिश देकर युवक के कब्जे से करीब 10 पेटी नशीली दवाएं जब्त करने की कार्यवाही की है। जानकारी के अनुसार युवक एमआर का कार्य करता है और वो दवा को बाहर ले जा रहा था। इस दौरान वो बर्फ फैक्ट्री के आगे टीवीएस एजेंसी के पास पकड़ा गया है। वहीं पुलिस ने इस मामले में पूछताछ कर जानकारी दिए जाने की बात कही है। सर्व ब्राह्मण समाज संत पुजारी संघ परशुराम सेना ने ब्राह्मणों व पुजारियों की हत्या के मामले में आरोपियों को कड़ी सजा देने की मांग सहित अन्य मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम डिप्टी कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। संघ के पदाधिकारियों ने पुजारियों की हो रही हत्या की घोर निंदा की है। संघ के पदाधिकारियों ने बताया कि राष्ट्र के निर्माण में ब्राह्मण समाज का सराहनीय योगदान रहा है, लेकिन पिछले दिनों से ब्राह्मणों और पुजारियों की निर्मम हत्याएं की जा रही हैं, जिसकी ब्राह्मण समाज और संत पुजारी संघ घोर निंदा करता है। उन्होंने शासन से मांग की है कि हत्या के मामले में दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में लॉकडाउन के चलते जो पुरोहित पुजारी कथावाचक भागवताचार्यों का कार्य बंद रहा है, जिसके चलते ब्राह्मणों के परिवार को जीवन यापन करना कठिन हो गया है, लेकिन ब्राह्मणों को किसी तरह की सहायता शासन से प्राप्त नहीं हुई है। मध्य प्रदेश सरकार से हमारी मांग है कि सभी पुरोहित पुजारी और कथावाचकों को आर्थिक सहायता राशि प्रदान की जाए, संबल योजना का लाभ दिलाया जाए और जिले में संस्कृत विद्यालय की स्थापना की जाए। जिले में जो गौशालाएं हैं उनका सुधार किया जाए और नई गौशालाओं की स्थापना की जाए। ज्ञापन सौंपने पहुंचे परशुराम सेना के जिलाध्यक्ष दुर्गेश शर्मा ने कहा कि संत पुजारियों के साथ मारपीट और उनकी निर्मम हत्या की जा रही है, जिसका ब्राह्मण समाज, संत पुजारी संघ और परशुराम सेना घोर निंदा करती है। दिनों दिन देश में संत पुजारियों की हत्या के मामले बढ़ रहे हैं। महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों की हत्या की गई। ऐसे कृत्य करने वालों पर कड़ी कार्यवाही की जाए, जिससे इस तरह के अपराध पर अंकुश लग सके। यह भारतीय समाज में संपूर्ण जाति को समानता का अधिकार है, लेकिन विगत कई दिनों से हम ये देखते आ रहे हैं कि संत पुजारियों के ऊपर में प्राणघातक हमला हो रहा है और उनकी निर्मम हत्या की जा रही है। आज हम सर्व ब्राह्मण समाज, परशुराम सेना, संत पुजारी महासंघ ये सब मिलकर इसका घोर निंदा करते हैं और इसके लिए ही हम कलेक्टर महोदय को आज ज्ञापन देने आए हैं कि जो अपराधी हैं, जिन्होंने ये कृत्य किया है, उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले और ताकि ऐसी घटनाओं पे विराम और अंकुश लग सके, क्योंकि ये घटनाएं दिनों दिन बढ़ते जा रही है। सर्वप्रथम महाराष्ट्र में हमने देखे ही कि संत पुजारियों को मारा गया, फिर उसके बाद में यूपी में, फिर उसके बाद में राजस्थान में। तो लगातार ऐसी जो घटनाएं हो रही है, हम उसका लगातार विरोध करते हैं और यही मांग करते हैं कि जो भी इस घटना में सम्मिलित होगा उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और सीबीआई जाँच की मांग भी करते हैं। संत पुजारी संघ जिलाध्यक्ष पंडित घनश्याम शुक्ला ने कहा कि देश में संत पुजारियों की हत्या की जा रही है, जिसकी समाज कड़ी निंदा करता है। पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता राशि दी जाए और उसके परिवार के एक सदस्य को नौकरी दी जाए। हत्या करने वाले आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कोरोना के चलते लॉकडाउन से पुजारी, कथावाचक, भागवताचार्य का कार्य बंद रहा, जिससे सरकार आर्थिक राशि उन्हें प्रदान करे और शासन की योजनाओं का लाभ दिया जाए।
हम आज कलेक्टर महोदय जी को ज्ञापन देने आए हैं कि जो हमारे पुजारियों के साथ जो हत्याएं की जा रही है, जो हमारे पुरोहितों की हत्या की जा रही है, इसमें हम कड़ी से कड़ी निंदा करते हैं। कुछ दिन पहले पालाघर बॉम्बे में 2 संतों की हत्या हुई, अभी राजस्थान में हुई, यूपी में हुई। हम शासन से यह चाहते हैं कि उन परिवार को सहायता राशि प्रदान करें, उन परिवार के बालकों को सरकारी नौकरी मिले और जो ये दोषी हैं उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। मांग है कि कोरोना काल लॉकडाउन के चलते जो हमारे पुजारी, पुरोहित, कथावाचक, भागवतचार्यों का जो पूजा पाठ का कार्य बंद रहा, इसमें हमें शासन से कुछ आर्थिक राशि प्रदान की जाए और हमारे पुजारी, विप्र पुरोहितों को संबल योजना में जोड़ा जाए, गरीबी रेखा के कार्ड बनाए जाए और बालाघाट ज़िले में जो गौशाला हैं उनको सुधारा जाए और पुनः नया गौशाला बनाए जाए और एक बालाघाट ज़िले में संस्कृत वैदिक महाविद्यालय खोला जाए। इस दौरान पारसनाथ पांडे, शारदा प्रसाद मिश्रा, सुमित शुक्ला, कमल दुबे, मिलन दुबे, सत्येंद्र शर्मा सहित अन्य मौजूद रहे। कोस में स्थित त्रिरत्न बौद्ध विहार में आज 14 अक्टूबर को बौद्ध उपासक उपासिकाओं द्वारा धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस मनाया गया। इस अवसर पर बौद्ध विहार में बाबा साहब आम्बेडकर व भगवान बुद्ध के छायाचित्र पर माल्यार्पण कर पूजा वंदना कर त्रिशरण पाठ किया गया। गौरतलब हो कि भारतीय बौद्धों का धम्मचक्र परिवर्तन दिवस प्रमुख उत्सव है। 20वीं सदी के मध्य में डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर अशोक विजयदशमी के दिन अपने लाखों अनुयायियों के साथ 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में बौद्ध धर्म अपनाया था। डॉक्टर आम्बेडकर ने जहां बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी, वह आज दीक्षा भूमि के नाम से जानी जाती है। बता दें कि हर वर्ष बौद्ध अनुयायियों द्वारा धम्मचक्र परिवर्तन दिवस पर डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर चौक व बौद्ध विहार में भव्य रूप से कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता था, लेकिन इस वर्ष कोरोना संक्रमण के चलते यह उत्सव सादगीपूर्ण माहौल में मनाया गया। बौद्ध अनुयायियों द्वारा कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए धम्मचक्र परिवर्तन दिवस पर बौद्ध विहार में पूजा अर्चना की गई। इस अवसर पर बौद्ध उपासक व उपासिकाएं उपस्थित रहे। मध्य प्रदेश के अति नक्सल प्रभावित बालाघाट जिले के आदिवासी क्षेत्रों में नक्सलियों की फौज भारी संख्या में सक्रिय हो गई है और इस बार सक्रिय हुए नक्सलियों के तेवर कुछ कर गुजरने वाले बताए जा रहे हैं। अभी तक नक्सली जंगलों में छिपते हुए अपने अपने मंसूबों को अंजाम देते थे, लेकिन पिछले कुछ दिनों से भारी संख्या में पहुंची लाल आतंक की धमक से पुलिस ही नहीं बल्कि इलाके के ग्रामीण भी बेहद खौफ के साए में जी रहे हैं। हालांकि बालाघाट एसपी पड़ोसी राज्यों की पुलिस के साथ जॉइंट ऑपरेशन करके लोगों को भयमुक्त करने की बात कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा से लगे बैहर विधानसभा क्षेत्र के बिरसा इलाके में सोनगुड्डा पुलिस चौकी के अंतर्गत कई गांवों में नक्सलियों की फौज सक्रिय होने की सूचना मिली है। सूत्रों की माने तो इस बार तेवर में दिख रहे नक्सली लाल सलाम का गहरा रंग छोड़ने के मूड में दिखाई दे रहे हैं। बता दें कि पिछले दिनों कथित पुलिस और नक्सली मुठभेड़ में झाम सिंह की गोली लगने से मौत और उस घटना के कुछ दिनों बाद ओसा उर्फ बादल नामक नक्सली की गिरफ्तारी का मामला बेहद चर्चा में रहा है। और इन मामलों के बाद सूचना मिल रही है कि दर्जनों नक्सलियों की फौज ने सोनगुड्डा पुलिस चौकी के अंतर्गत गाँव और जंगलों में अपनी जड़ें जमा ली हैं और नक्सलियों के तेवर किसी घटना की ओर इशारा कर रहे हैं। हालांकि बालाघाट एसपी अभिषेक तिवारी नक्सलियों के सक्रिय होने की बात करते हुए 3 राज्यों की संयुक्त कार्यवाही करके नक्सलियों से निपटने का भी भरोसा जता रहे हैं। इसमें जो मूवमेंट की खबर जनरली मिल रही है, जैसा आपने बताया कि कुछ क्षेत्र हैं जो छत्तीसगढ़ बॉर्डर से लगे हुए हैं, उस बॉर्डर का ये फ़ायदा उठाने की कोशिश हमेशा से करते आए हैं और इसका ही निराकरण करने के लिए जो जॉइंट एक्शन फोर्स है हम लोगों का, जो 3 स्टेट्स का कंबाइंड काम करता है, इंटर स्टेट ऑपरेशन चलाए जाते हैं। इससे हमें छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव और कवर्धा, साथ ही साथ महाराष्ट्र के गोंदिया जिले से भी हमें पर्याप्त सपोर्ट मिलता है और वहाँ का फोर्स भी इन एरियाज़ में, जो बॉर्डर एरियाज़ है उसमें लगातार पेट्रोलिंग कर रहा है, सर्चिंग ऑपरेशन की कार्रवाई कर रहा है। साथ ही साथ कई जगह उनके द्वारा भ्रामक स्थिति ये फैलाई जा रही है कि कुछ नाम लेके या कोई पुलिस को सपोर्ट ना करे, इस कारण से ग्रामीणों को धमकाया जा रहा है। 13 अक्टूबर को प्राप्त रिपोर्ट में बालाघाट जिले के 32 मरीजों के सैंपल कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। शासन के प्रोटोकॉल के अनुसार 36 मरीजों के ठीक हो जाने पर उन्हें 13 अक्टूबर को डिस्चार्ज कर दिया गया।
इस प्रकार बालाघाट जिले में अब तक कुल 1601 पर मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। इनमें से 1280 मरीज शासन के प्रोटोकॉल के अनुसार ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। 303 मरीजों का उपचार किया जा रहा है। 10 मरीजों को उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज छिंदवाड़ा रेफर किया गया है और 8 मरीजों की मृत्यु हो चुकी है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडेय से प्राप्त जानकारी के अनुसार 13 अक्टूबर को कोरोना पॉजिटिव पाए गए मरीजों में नगरीय क्षेत्र बालाघाट के सरस्वती नगर का 1 मरीज, स्नेह नगर का 1 मरीज, भटेरा का 1 मरीज, कोसमी के 2 मरीज, वार्ड नंबर 10 का 1 मरीज, वार्ड नंबर 11 का 1 मरीज, वार्ड नंबर 23 सिविल लाइन का 1 मरीज, वार्ड नंबर 10 गौस नगर का 1 मरीज, भटेरा चौकी का 1 मरीज, पुलिस लाइन का 1 मरीज, वार्ड नंबर 9 लामता का 1 मरीज, अमेड़ा का 1 मरीज, लांजी तहसील के ग्राम बहेला का 1 मरीज, वारी का 1 मरीज, दिघोरी का 1 मरीज, मोहझरी का 1 मरीज, सुंदर टोला लांजी का 1 मरीज, किरनापुर तहसील के ग्राम पानगांव के 2 मरीज, मराठा बूढ़ी का 1 मरीज, वारासिवनी तहसील के अंतर्गत कटंग टोला रामपाइली का 1 मरीज, रेंगाझरी का 2 मरीज, कायदी का 1 मरीज, वार्ड नंबर 1 वारासिवनी का 1 मरीज, लालबर्रा तहसील के ग्राम कनकी का 1 मरीज, गोंडेगांव का 1 मरीज, परसवाड़ा तहसील के ग्राम ठेमा का 1 मरीज, परसवाड़ा के 2 मरीज और बिरसा तहसील के ग्राम तरेगांव का 1 मरीज शामिल है। कोरोना पॉजिटिव पाए गए मरीजों के उपचार के लिए जिला प्रशासन बालाघाट द्वारा पर्याप्त संख्या में बेड का इंतजाम किया गया है। कोविड सेंटर गोंगलई बालाघाट, बैहर और लांजी में 575 बेड और आईटीआई के पीछे बूढ़ी बालाघाट में बनाए गए कोविड अस्पताल में ऑक्सीजन सुविधा युक्त 105 बेड का इंतजाम किया गया है। 14 अक्टूबर 2020 को दोपहर 12 बजे की स्थिति में कोविड सेंटर में 101 बेड मरीजों से भरे हैं। इस प्रकार कोविड सेंटर गोंगलई, बैहर और लांजी में कुल 474 बेड और कोविड अस्पताल बूढ़ी में 105 बेड खाली हैं। जिले में होम आइसोलेशन में 202 कोरोना पॉजिटिव मरीजों को उपचार के लिए रखा गया है। कोरोना पॉजिटिव पाए गए 733 मरीजों को आरोग्य कसायम काढ़ा भी दिया गया है। कोरोना पॉजिटिव पाए गए मरीजों के उपचार के लिए जिला प्रशासन बालाघाट द्वारा पर्याप्त संख्या में बेड के इंतजाम किए गए हैं। कोविड सेंटर गोंगलई बालाघाट, बैहर और लांजी में 575 बेड और आईटीआई के पीछे बूढ़ी बालाघाट में बनाए गए कोविड अस्पताल में ऑक्सीजन सुविधा युक्त 105 बेड का इंतजाम किया गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 14 अक्टूबर को प्रातः 10:30 बजे भोपाल स्थित मिंटो हॉल में प्रदेश के 18 जिलों की 107 ग्रामीण पेयजल योजनाओं का वर्चुअल भूमि पूजन किया। इसमें बालाघाट जिले की 17 पेयजल योजनाएं भी शामिल हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री चौहान ने ग्राम सिर्री की जल स्वच्छता समिति के अध्यक्ष प्रशांत बिसेन एवं समिति के सदस्य छात्रा निकिता कटरे से भी चर्चा की। ग्राम सिर्रा में नल जल योजना के वर्चुअल भूमि पूजन कार्यक्रम में मध्य प्रदेश खनिज विकास निगम के अध्यक्ष प्रदीप जायसवाल, कलेक्टर दीपक आर्य, अपर कलेक्टर फ्रैंक नोबल ए, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी उमा महेश्वरी, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के कार्यपालन यंत्री अरुण श्रीवास्तव भी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री चौहान ने ग्राम सिर्रा की जल स्वच्छता समिति के अध्यक्ष प्रशांत बिसेन से कहा कि वे ग्राम में बनने जा रही नल जल योजना को आदर्श योजना के रूप में संचालित करने का प्रयास करें, जिससे गांव के सभी लोगों को पीने के लिए साफ स्वच्छ पानी मिल सके। प्रशांत बिसेन ने मुख्यमंत्री चौहान को आश्वासन दिया कि उनकी समिति अच्छे से काम करेगी और सभी के समन्वय से ग्राम की नल जल योजना का संचालन करेगी। ग्राम की जल स्वच्छता समिति की छात्रा निकिता कटरे ने मुख्यमंत्री श्री चौहान से चर्चा के दौरान बताया कि वो बीएससी द्वितीय वर्ष की छात्रा हैं और ग्राम की जल स्वच्छता समिति से जुड़ी हुई हैं और गांव के हर घर में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए वे कार्य कर रही हैं। समिति के अध्यक्ष प्रशांत बिसेन और समिति की सदस्य छात्रा निकिता कटरे मुख्यमंत्री चौहान से संवाद कर बहुत खुश हैं। उन्हें इस बात का गर्व है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री चौहान गांवों में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए तत्परता से प्रयास कर रहे हैं। मुख्यमंत्री चौहान ने 14 अक्टूबर को जिन नल जल योजनाओं का वर्चुअल भूमि पूजन किया है, उनमें बालाघाट जिले के खैरलांजी विकासखंड के ग्राम पुलपुट्टा की 1,37,80,000 रुपये, येरवा घाट की 1,26,40,000 रुपये, अतरी की 1,29,00,000 रुपये, बेनी की 1,20,60,000 रुपये, नोनसा की 56 लाख रुपये, वारासिवनी विकास खंड के ग्राम डोके की 74,10,000 रुपये, बोदल कस्सा की 80 लाख रुपये, जबरटोला की 25,80,000 रुपये, सिर्रा की 46,80,000 रुपये, रेंगाझरी की 80,20,000 रुपये, खंडवा की 1,09,00,000
10,000 रुपये, आलेझरी की 97 लाख रुपये, लड़सड़ा की 1,39,60,000 रुपये, उमरवाड़ा की 96 लाख रुपये, लांजी विकास खंड के ग्राम सहेकी की 80,80,000 रुपये, दहेगांव की 77,30,000 रुपये और किरनापुर विकास खंड के ग्राम कुंडे की 84,60,000 रुपये की लागत से बनने वाली पेयजल योजनाएं शामिल हैं। तहसील मुख्यालय परसवाड़ा स्थित लुम्बिनी बौद्ध विहार में बड़े हर्षोल्लास के साथ धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस मनाया गया। बताया जाता है कि आज ही के दिन 14 अक्टूबर 1956 को डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने 5 लाख लोगों के साथ बौद्ध धर्म की दीक्षा ग्रहण की थी और धर्म की गुलामी से आजाद कराया था। इस अवसर पर लुम्बिनी बौद्ध विहार परसवाड़ा में परसवाड़ा सहित आसपास के सभी ग्रामों के बौद्ध अनुयायियों की उपस्थिति रही। वहीं सुबह 8:30 पर पंचशील धम्म ध्वज फहराया गया। इसके बाद पूजा वंदना कर बाबा साहब के आदर्शों और संघर्षमय जीवन पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। वहीं शाम 7 बजे परसवाड़ा मुख्यालय स्थित डॉक्टर अम्बेडकर तिराहे पर मोमबत्ती प्रज्वलित कर माल्यार्पण कर पूजन वंदन भी किया गया। आज हम लोग बौद्ध अनुयायी यहाँ उपस्थित हुए हैं। आज 14 अक्टूबर 1956 को हमारे भगवान ही मानते हम परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने करोड़ों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म की दीक्षा ग्रहण की थी दीक्षा भूमि नागपुर में। उसी उपलक्ष्य में हर वर्ष 14 अक्टूबर को धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस मनाया जाता है। आज हम पूरे बौद्ध अनुयायी और बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। तीसरा पंचशील बुद्ध वंदना होकर ध्वजारोहण किया गया और सबको प्रसाद वितरण किया गया। इस दौरान कार्यक्रम में पूर्व जिला पंचायत सदस्य अशोक मंडलेकर, कन्हैया लाल बागड़े, पीसी भीमटे, राजेंद्र सोनकर, डीडी रंगारे, सीएल रैदास, प्रमोद मंडलेकर, रमेश गजभिये, सत्यशील रंगारे सहित महिला मंडल की ओर से महिला मंडल अध्यक्ष निर्मला भीमटे, सचिव समिता गजभिये, सदस्य कोषाध्यक्ष उमा खोबरागड़े सहित अन्य बौद्ध उपासक उपासिकाएं उपस्थित रहे। और अब अंत में चलते चलते आइए एक नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। दशहरा पर्व को लेकर हुई बैठक संपन्न। कलेक्टर और एसपी की मौजूदगी में हुई बैठक। आयोजन समिति ने दशहरा पर्व नहीं मनाने का लिया निर्णय। नगर में नहीं निकलेगा चल समारोह और नहीं होगा रावण दहन। कोरोना संक्रमण को देखते हुए लिया गया निर्णय। 15 अक्टूबर को आदिवासी समाज का होगा महाआंदोलन। आंदोलन को लेकर प्रशासन ने की तैयारी। 5,000 से अधिक लोगों के शामिल होने की संभावना। 9 सूत्री मांगों को लेकर सामाजिक पदाधिकारी सौंपेंगे ज्ञापन। कोतवाली पुलिस ने पकड़ा नशीली दवाइयों का जखीरा। लगभग 10 पेटी नशीली दवाइयों को किया गया जब्त। वारदातों पर रोक लगाने पुलिस कर रही है कार्यवाही। दवाइयों के संबंध में पुलिस कर रही है लगातार पूछताछ। तो ये थी अब तक की खबरें। नई खबरों के साथ एक बार फिर हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।